So myself Aditi Pal, I am currently studying in third year in AIMS Nagpur. My NEET rank was 4067 and I am from Gaya, Bihar. Today we are going to start the topic of body fluids and circulation. In this chapter, we'll first start with the multiple choice questions. So here the first question is, which of the following cells does not exhibit phagocytotic activity? So ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सेल्स फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी यानी कि सेल्स को इनगल्फ करने और फैगोसाइटोसिस करने की एक्टिविटी इनमें से कौन से सेल्स के पास नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड मैक्रोफेज। तो हमें पता है कि जो मोनोसाइट्स होते हैं और जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो एक ही सेल के अलग अलग नाम है, क्योंकि जो मोनोसाइट्स हैं दे माइग्रेट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड से माइग्रेट करके जब टिश्यूज एंड डिफरेंट टिश्यूज में जाते हैं तो ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट्स ही जब टिश्यूज में जाते हैं तो मैक्रोफेजेस बनते हैं। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे सेम हो गए। और हमें पता है कि जो मोनोसाइट्स हैं वो भी फैगोसाइटोसिस कैरी आउट करते हैं और जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी फैगोसाइटोसिस कैरी आउट करते हैं। जैसे कि लिवर में जो कुफर सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस कैरी आउट करते हैं, वो जो भी डेब्री या वेस्ट सब्सटेंसेस है उनको इनगल्फ करते हैं। वैसे ही जो मोनोसाइट्स हैं वो भी पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं एंड फैगोसाइटोसिस कैरी आउट करते हैं। सो अब और दूसरे ऑप्शंस पे आते हैं हम। तो ऑप्शन बी है न्यूट्रोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं they are also phagocytotic and they destroy foreign organisms. Neutrophils phagocytosis carry out करते हैं and they engulf foreign organisms and also जो pathogens हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उनको भी न्यूट्रोफिल्स phagocytose करते हैं। बट जो बेसोफिल्स हैं they are not involved in phagocytosis, they are involved in specific kind of inflammatory reactions. ये बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं एंड ये फैगोसाइटोसिस कैरी आउट नहीं करते हैं। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। मैंने आपको बताया कि मोनोसाइट्स दे कैरी आउट फैगोसाइटोसिस एंड व्हेन दीज मोनोसाइट्स रीच फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यूज देन दे differentiate into macrophages and they also carry out phagocytosis and neutrophils also carry out phagocytosis। बस बेसोफिल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस कैरी आउट नहीं करते हैं, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन पीपल इन्फेक्टेड विथ डेंगू फीवर इज। तो इसमें से कौन सा सिम्टम जो है सबसे ज्यादा कॉमन है इन पीपल इन्फेक्टेड विथ डेंगू फीवर? तो पहला ऑप्शन है हमारा सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन आरबीसी काउंट और सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट या सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट या सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। तो जब भी किसी को डेंगू होता है सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम और द मोस्ट सबसे ज्यादा जो पीपल इन्फेक्टेड इन डेंगू फीवर में दिखता है वो है सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। मतलब जो प्लेटलेट्स हैं वो काफी जल्दी डिक्रीज होने लगते हैं इन डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो जो डेंगू फीवर या डेंगू हेमोरेजिक फीवर है उसका द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। अगर हमने अपने किसी रिलेटिव या किसी और के बारे में सुना होगा जैसे डेंगू है तो उनके प्लेटलेट्स काफी जल्दी डिक्रीज होने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, ये सारे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है डेंगू फीवर के। सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम seen in patients infected with dengue fever.
सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमसे पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के बारे में ये हमसे पूछ रहा है। तो कार्डियक साइकिल है क्या? तो कार्डियक साइकिल है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। उसे 1 मिनट में जो वो 1 मिनट में जो भी हार्ट का एक्टिविटी होता है उसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और उसमें जितना भी हार्ट ब्लड पंप करता है उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो 1 मिनट में जो भी एक्टिविटी होती है हार्ट की वो एक कार्डियक साइकिल होती है। तो एक कार्डियक साइकिल में के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो द ऑप्शंस हैं, the volume of blood pumped out by the right and left ventricles is same. The volume of blood pumped out by the right and left ventricles is different. The volume of blood received by each atrium is different. And the volume of blood received by the pulmonary artery and aorta is different. तो इसमें से कौन सा सही है? तो हम ऑप्शंस एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज सेम। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करना है, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर सकते हैं। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द राइट वेंट्रिकल मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि एनी अमाउंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी, मतलब कि कोई ज्यादा पंप कर रहा है कोई कम पंप कर रहा है, दिस कैन नॉट बी सस्टेन्ड। ये इक्वली होना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल। सो सेकेंड ऑप्शन तो हमारा ऑपोजिट हो गया, तो ये गलत हो गया। फिर अगर वेंट्रिकल सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एट्रियम को सेम अमाउंट ऑफ ब्लड भी रिसीव करना है। और एट्रियम कहाँ से ब्लड रिसीव करते हैं? जो वेंट्रिकल्स कहाँ ब्लड पंप करते हैं, तो अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में करते हैं। तो अगर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करेंगे तो इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा। तो ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन। सो एक जो कार्डियक साइकिल होती है उसमें the volume of blood pumped out by the right and left ventricles is same. The volume of blood pumped received by the atria is same, and also the volume of blood received by the aorta and pulmonary artery is also same. तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर इज ए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, the cardiac activity could be moderated by the autonomous neural system. Tick the correct answer. तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक क्या करते हैं, उनका इफेक्ट क्या है हार्ट पे, वो हमें देखना है। तो पहले तो पहला ऑप्शन है द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। Then the sympathetic system stimulates heart rate and stroke volume. The parasympathetic system decreases heart rate but increases stroke volume. And the sympathetic system decreases heart rate but increases stroke volume. तो जो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम है, तो हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम मोस्टली हर सारी चीजों को इंक्रीज करता है एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सारी चीजों को डिक्रीज करता है एक्सेप्ट जीआई सिक्रीशंस। तो सिक्रीशंस को छोड़ के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जनरली बाकी सारी चीजों को डिक्रीज करता है एंड सिंपैथेटिक सिस्टम सारी चीजों को इंक्रीज करता है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारा फाइट, फ्लाइट और फ्राइट में। तो तभी भी ये एड्रेनलिन को रिलीज करा के सब हार्ट बीट इंक्रीज कराता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कराता है
तो इसीलिए सिंपैथेटिक सिस्टम रिलीजेस एड्रेनलिन, एंड जो एड्रेनलिन है वो हमारे हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को बढ़ाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों को कम करेगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स गलत है। सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ये बिल्कुल सही है। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस बट इंक्रीजेस नहीं, ये डिक्रीज करेगा दोनों को। उसके बाद द सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस नहीं, सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा बढ़ाएगा हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम को। सो हमारा सही आंसर होता है द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एड्रेनलिन का रिलीज कराता है, एंड एड्रेनलिन इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसमें से हमें वो सब्सटेंसेस मार्क करने हैं जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए नेसेसरी हैं। तो पहला है हमारा हेपेरिन एंड कैल्शियम आयन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर्स, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सैलेट्स एंड सिट्रेट्स, एंड चौथा है प्लेटलेट फैक्टर्स एंड हेपेरिन। तो हम सबसे पहले देखते हैं हेपेरिन के हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। तो ये तो बिल्कुल जिसमें जिसमें हेपेरिन होगा वो तो आंसर नहीं है हमारा। उसके बाद ऑक्सैलेट्स एंड सिट्रेट्स, ये भी ब्लड बैंक्स में यूज किए जाते हैं एज एंटीकोएगुलेंट्स, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा ऑब्वियस आंसर होता है कैल्शियम आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर्स। तो ये कैसे है हमारा आंसर? तो सबसे पहले जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में होता क्या है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हमारा ब्लड क्लॉट बनता है। जब भी ब्लीडिंग होती है तो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट को हम ब्लड कोएगुलेशन बोलते हैं। सो ब्लड कोएगुलेशन में क्या क्या पार्टिसिपेट करते हैं? तो सबसे पहले प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल, प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट करते हैं इन ब्लड कोएगुलेशन। प्लेटलेट्स जो है वो प्लेटलेट फैक्टर्स रिलीज करते हैं, एंड प्लेटलेट फैक्टर्स जो है प्लेटलेट फैक्टर्स साथ में कैल्शियम आयंस, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द कोएगुलेशन कैस्केड। कोएगुलेशन कैस्केड एक प्रोसेस है जिसमें हमारी 2 पाथवेज होती हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, जिससे एक आखिर में जो हमारा फाइब्रिनोजेन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फाइब्रिन स्ट्रैंड्स का मेशवर्क बन के एक क्लॉट बन जाता है। सो ये क्लॉट बन गया और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन कैस्केड। और इस कोएगुलेशन कैस्केड का एक इम्पोर्टेंट रोल है Ca2+ या कैल्शियम आयंस का, एंड ये कैल्शियम आयंस और प्लेटलेट फैक्टर्स मिलके कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। सो उसके बाद जो हमारा हेपेरिन है वो एक एंटीकोएगुलेंट है और ये इनहिबिट करता है कोएगुलेशन इनसाइड द ब्लड वेसल। आल्सो oxalates and citrates, they are used as anticoagulants in the blood banks. So platelet factors help in blood coagulation. हेपेरिन तो एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सो हेपेरिन तो नहीं होगा आंसर। उसके बाद ऑक्सैलेट्स एंड सिट्रेट्स भी नहीं होगा, सो द राइट आंसर इज कैल्शियम आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर्स। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि ECG depicts the depolarization and repolarization processes during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following waves is not represented. तो ये अब हम ECG के बारे में पूछ रहा है। तो हमें पता है ECG में होती है P wave, QRS complex and T wave। तो जो हमारी P वेव है वो तो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो T वेव है वो वेंट्रिकुलर
रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बीच में एक इवेंट हमारा बच जाता है जो कि है एट्रियल रिपोलराइजेशन, यानी कि एट्रिया डीपोलराइज तो हुआ, पर जो एट्रिया का रिपोलराइजेशन हुआ वो ईसीजी में डिपिक्टेड नहीं होता है। सो वो ईसीजी में रिप्रेजेंट नहीं होता है। सो इसमें डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हाँ, रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बाय पी वेव, depolarization of ventricles by QRS complex, and repolarization of ventricles by T wave. So ये तीनों तो हमें दिख रहे हैं ईसीजी में, बट रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये कहीं नहीं दिख रहा। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ये ईसीजी में रिप्रेजेंटेड नहीं होता, सिर्फ डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, एंड देन रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। The repolarization of atria is not depicted in the EEG. इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, which of the following types of cells lack nucleus in humans? तो हमें पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि ह्यूमंस में कौन से सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसीज, हमें पता है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर इन्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। सो दे आर बाइकॉन्केव, आरबीसीज कुछ ऐसे शेप के होते हैं, एंड दे कंटेन हीमोग्लोबिन। पर जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस में काफी सारे लोब्स होते हैं। ईसिनोफिल्स में बाइलोब न्यूक्लियस होता है, एंड मोनोसाइट्स में बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। तो अगर इनके न्यूक्लियस के शेप्स के बारे में हमें याद रखना रहता है तो ऑब्वियसली इनके पास न्यूक्लियस होगी। सो जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स है, मैच्योर आरबीसीज इन ह्यूमंस है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। They are biconcave shaped and they contain the respiratory pigment hemoglobin, but they have no nucleus, they are enucleated. उसके बाद न्यूट्रोफिल्स में मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, ईसिनोफिल्स में बाइलोब न्यूक्लियस होता है, एंड मोनोसाइट्स में बीन शेप न्यूक्लियस होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following blood cells is involved in antibody production? तो इसमें से कौन से ब्लड सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं? बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, आरबीसीज एंड न्यूट्रोफिल्स। तो हमें तो पता है कि आरबीसीज हमारे ऑक्सीजन कैरिंग में इन्वॉल्व है, न्यूट्रोफिल्स हमारी फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है, बी बचता है हमारा टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स जो हमारा थाइमस और बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें से टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में से कौन से सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन में यूज होते हैं? सो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी, जबकि जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, एंड जो आरबीसीज है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है, जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन कैरिंग में इन्वॉल्व है, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है। तो बचते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है, एंड ह्यूमरल immunity means the immunity in which there is production of antibodies against antigens. तो जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है वो बी लिम्फोसाइट्स करवाते हैं, एंड सो द आंसर इज बी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, द कार्डियक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इज। तो
इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हमें बताना है कि कार्डियक इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक जाता है। सो हमें पता है कि एसए नोड जो है वो हमारा राइट एट्रियम में होता है। उसके बाद जो एवी नोड है वो हमारा कहीं कस के पास होता है। देन होता है हमारा बंडल ऑफ हिस। देन होता है हम एवी बंडल ऑफ हिस या फिर एवी बंडल। एंड फाइनली ये पुरकिंजी फाइबर्स बन के वेंट्रिकल्स तक इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये इम्पल्स कैसे कैसे कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले हमारा इम्पल्स जनरेटर होता है एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड, तो ये हमारा सबसे पहला इम्पल्स जनरेटर है, या हम इसे पेस मेकर भी कहते हैं। इट जनरेट्स इम्पल्सेस एट a very fast rate of about 75 to 100 per minute. So ये ऐसे नोड सबसे पहले इम्पल्स को जेनरेट करता है। It is situated in the walls of the right atrium near the opening of the superior vena cava in myogenic heart. The contraction is initiated by SA node. तो मैंने बताया आपको कि SA नोड में ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। तो सबसे पहले तो होगा एसए नोड। एसए नोड के बाद जो इम्पल्स है वो जाता है एवी नोड के पास। उसके बाद एवी नोड के पास पहुंचने के बाद एवी नोड भी हमारा स्टिम्युलेट हो जाता है। एंड जो एवी नोड है वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ट्रांसमिट करता है into the ventricular muscle via the atrioventricular bundle. एवी नोड से इम्पल्स जाएगा एवी बंडल के पास, एंड फाइनली एवी बंडल से जाएगा पुरकिंजी फाइबर्स के पास। एंड पुरकिंजी फाइबर्स वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। सो पुरकिंजी फाइबर्स will stimulate the contraction of ventricular muscles, and finally जो ventricles है वो contract करेंगे। So the wave of impulse travels from SA node to AV node then to AV bundle and finally to Purkinje fibers. So the wave of contraction starts from the SA node, which is the pacemaker of the heart, and then it goes to the AV node. AV node से AV bundle या फिर bundle of His भी हम इसे कहते हैं, bundle of His, and finally ये वेव जाएगी पुरकिंजी फाइबर्स में जो वेंट्रिकुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस आर बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो तो फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। लिम्फोसाइट्स बी एंड टी lymphocytes, B lymphocytes are involved in humoral immunity, T lymphocytes are involved in cell mediated immunity, and जो eosinophils है ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चे हमारे बेसोफिल्स। सो जो बेसोफिल्स हैं, द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, अब जो इन्फ्लामेशन है वो हमारा होता कब है। सो द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन अकर्स when the tissues are injured by bacteria, trauma, toxins, heat or any other cause. The damaged cells release chemicals including histamine, bradykinin and prostaglandins. So these chemicals cause blood vessels to leak fluid into the tissues causing swelling. तो जब भी टिश्यूज इंजर्ड होते हैं by bacteria, trauma and heat या एक्सक्यूज मी एनी अदर कॉज से, तो बेसोफिल्स वहां पे आते हैं। एंड दीज बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और इन केमिकल्स के वजह से जो है, इन केमिकल्स के वजह से ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाता है, ब्लड वेसल्स लीकी हो जाती हैं, and that's why inflammation and swelling occurs. And so the cells which are involved in inflammatory reactions, they are basophils.
because they release chemical mediators like histamine, prostaglandin and bradykinins which are involved in inflammation. तो ये केमिकल्स हमारे इन्फ्लामेशन करवाते हैं। तो जो बेसोफिल्स हैं वो हमारे इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बेसोफिल्स। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। तो हमें पता है कि टू हार्ट साउंड्स होते हैं, लब एंड डब। तो जो हमारा ये टू हार्ट साउंड्स एक कार्डियक साइकिल के दौरान सुनाई देते हैं। तो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। पहला तो है हमारा लब एंड सेकंड साउंड इज डब। तो जो लब है दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। सो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स क्लोज होते हैं तो हमें जो साउंड सुनाई देता है उसे हम कहते हैं लब। और जब हमारे सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होते हैं तो हमें जो साउंड सुनाई देता है वो है डब। सो जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है तो हमारे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स क्लोज होते हैं, तब जो साउंड सुनाई देता है वो है लब। एंड जब हमारे ये वॉल्स, जब हमारा ब्लड आयोटा और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो यहाँ पे जो वॉल्स क्लोज होते हैं सेमिल्यूनर वॉल्स, उनके वजह से जो साउंड आता है वो है सेकेंड हार्ट साउंड। S1 है ये और ये है S2। और सेकेंड हार्ट साउंड होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स। ये दोनों तो आंसर नहीं होगा और ये दोनों भी नहीं होगा। So the correct answer is semilunar walls. Then we come to question number 12. Question number 12 हमसे पूछ रहा है कि which of the following correctly explains a phase or event in cardiac cycle in a standard cardiac electrogram. तो फिर से हमें ये ECG के बारे में पूछ रहा है। तो हमने देखा था कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के बारे में बताता है। सो P वेव हमारे एट्रियल डीपोलराइजेशन के बारे में बताता है। सो P वेव इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि ये एट्रिया के डीपोलराइजेशन या एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताएगा। देन QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नो। P wave indicates atrial contraction। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हो गए। QRS complex indicates ventricular contraction, हाँ ये सही है, क्योंकि QRS complex ही वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। So QRS complex indicates ventricular depolarization and ventricular contraction. The other options are wrong. So the time between S and T represents atrial systole. एट्रियल सिस्टोल तो यही हो रहा है हमारा, तो ये टाइम कहाँ से रिप्रेजेंट कर सकता है एट्रियल सिस्टोल। सो बाकी ऑप्शंस आर रॉन्ग। द QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। सो ये ब्लड ग्रुप के बारे में है। सो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन द RBCs। सो जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो हमारी बेस्ड है ऑन द प्रेजेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस ऑन द RBCs। और RBCs पे जो एंटीजेंस है उससे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। और कोई भी एंटीजन जब RBC के सरफेस पे है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा एब्सेंट होगी। सो इस नॉलेज को लेके हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला तो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है
कि blood group is designated on the basis of the presence of antibodies in the blood plasma, तो ये गलत है. blood group is designated on the basis of antigens in the on present on the RBCs. उसके बाद अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ऑन आरबीसी भी ए होगा and anti-A will be absent in the plasma and anti-B will be present. तो वैसे ही फर्स्ट ऑप्शन में a person of O blood group, तो किसी का अगर O blood group है तो उसमें कोई भी एंटीजेंस ऑन आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगा, पर एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंटी-A एंड एंटी-B दोनों होंगे. सो ये तो हमारा सही है कि it has a person of O blood group has anti-A and anti-B antibodies in his blood plasma. Then option number B है a person of B blood group can't donate blood to a person of A blood group. तो जब B blood group वाला person है वो क्या A blood group को अपना blood donate कर सकता है? So B blood group वाले person के पास B antigen on RBC होगा, जबकि जो ए वाला है उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज इन हिज प्लाज्मा है. तो जब भी हम इसका ब्लड देंगे तो ये बी एंटीजन के साथ रिएक्ट करके एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन करवा देगा. तो जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ डोनर देखते हैं एंड एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा ऑफ रेसिपिएंट देखते हैं. तो इस केस में हमारा रेसिपिएंट है पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप है ए और उसके बॉडी में ऑलरेडी एंटी बी एंटीबॉडीज हैं. तो अगर ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन उसको ब्लड देने जाएगा तो उसके ब्लड का एक ग्लूटिनेशन हो जाएगा एंड फाइनली ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा. तो हम द पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी कैन नॉट डोनेट ब्लड टू अ पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ये सही है, वो नहीं कर सकता है ब्लड डोनेट टू अ पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप. नाउ अ पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि किसी का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है. तो क्या ये सही है? तो जो जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसके आरबीसी पे ए एंड बी दोनों एंटीजेंस होंगे. तो अगर दोनों एंटीजेंस हैं तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगी. सो इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है तो इसे कोई भी ब्लड मिल जाए ये किसी को ए ग्लूटिनेट करवा ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं है. सो ये भी सही है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है because the blood won't agglutinate because of the absence of any antibodies. तो हमारे इन चारों स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक ही इनकरेक्ट है कि the blood group is designated on the basis of the presence of antibodies in the blood plasma. No, it is designated on the basis of presence of antigens on the RBC membrane. इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. तो क्वेश्चन नंबर 14 है what would be the cardiac output of a person having 72 heartbeats per minute and a stroke volume of 50 ml. तो हमें ये कार्डियक आउटपुट पूछ रहा है. तो मैंने आपको बताया था कि कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट. ठीक है, तो मान लीजिए और स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प बाय द हार्ट इन 1 कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि जब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या एक हार्ट बीट होती है तो 50 ml ब्लड पंप हो रहा है. तो 72 हार्ट बीट्स होगी पर मिनट, तो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप होगा? सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारा 50 ml एंड हार्ट रेट है 72 बीट्स पर मिनट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3600 ml पर मिनट. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3600 ml पर मिनट इज द कार्डियक आउटपुट ऑफ दिस पेशेंट. यानी कि 1 मिनट में इसका हार्ट 3600 ml ऑफ ब्लड को पंप करेगा. सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. अब हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो पूछ रहा है, मैच द टर्म्स गिवन अंडर कॉलम ए विद देयर फंक्शंस गिवन अंडर कॉलम बी एंड सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पहला है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, देन है हमारा पल्मोनरी वेन, देन है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स एंड देन है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारा क्या काम करता है, देन पल्मोनरी वेन, देन थ्रोम्बोसाइट्स, देन लिम्फोसाइट्स। तो मैंने आपको बताया था बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। So immune response B and T cells, B cells take part in humoral immunity and T cells take part in cell mediated immunity. Then thrombocytes or platelets, प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, दे आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स यूज होते हैं अलॉन्ग विद प्लेटलेट फैक्टर्स एंड कैल्शियम आयंस। So thrombocytes are involved in the coagulation of blood. So then comes pulmonary vein. Then we all know that the only vein in the body that carries oxygenated blood is the pulmonary vein. So pulmonary vein carries oxygenated blood from lungs into the left atrium, and pulmonary artery carries deoxygenated blood from the right atrium to the lungs. तो वैसे ही right ventricle to the lungs. तो जो pulmonary veins है, they carry oxygenated blood from lungs into the left atrium. उसके बाद जो lymphatic system है वो drain करता है tissue fluid, या फिर जिसे हम lymph भी कहते हैं, it drains the tissue fluid into the circulatory system. So जो lymphatic system है वो जो है drain करता है tissue fluid into the circulatory system, and ये जो lymph है, जो ये लिम्फ है उसकी कैपिलरीज जो है वो बहुत थिन वॉल्ड होती हैं, एंड फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड विल फिल्टर आउट, ठीक है। और ये जो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है यही फॉर्म करता है टिश्यू फ्लूइड, एंड दिस टिश्यू फ्लूइड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम एंड इट इज ड्रेन्ड बैक इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। सो द ऑप्शन इज बी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो क्वेश्चन नंबर 16 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Statement 1, atria receive blood from all parts of the body which subsequently flows to the ventricles. Action potential generated at sinoatrial node passes from atria to ventricles. So जो एट्रिया है वो रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू द वेंट्रिकल्स, ये सही स्टेटमेंट है। देन जो एक्शन पोटेंशियल है मैंने आपको बताया था वो SA नोड से जाके AB नोड जाता है एंड देन फर्दर वो जाता है। सो एट्रियल डीपोलराइजेशन जो है वो इसी इम्पल्स के वजह से होता है। सो जब तक एट्रियल डीपोलराइजेशन नहीं होगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द transmission of action potential generated at sinoatrial node from atria into the ventricles. तो ये जैसे ही impulse transmit होता है वैसे ही atria contract करती है और blood flows to the ventricles, and then ventricles contract करते हैं and blood flows to the entire body. So जो action mentioned in statement 1 is dependent on action mentioned in statement 2, कि जब तक statement 2 नहीं होगा तब तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है तो जो हमारा ब्लड है वो फ्लो नहीं करेगा इन द वेंट्रिकल्स एंड देन फाइनली इनटू द एंटायर बॉडी। उसके बाद हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम द ब्लड कॉम्पोनेंट विच इज विस्कस एंड स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। तो
ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सो ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में होता है फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है एंड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स। सो जो हमारे जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो तो हमें पता ही है। उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में। देन हमारा जो प्लाज्मा है वो सबसे ज्यादा प्रपोर्शन होता है उसका ब्लड में, नियरली 55% ऑफ ब्लड, एंड इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। एंड इसका जो 90 to 92% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है वाटर, एंड द रेस्ट आर प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन्स में आते हैं हमारे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रिनोजेन। सो एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रिनोजेन हमारा 6 to 8% प्रोटीन्स बनाते हैं, एंड रेस्ट ऑफ इट इज वाटर इन द प्लाज्मा। So the blood component which is viscous and straw colored fluid is plasma, and plasma में nearly 80 to 82% of 92% of water होता है, and 6 to 8% of proteins होते हैं. So the plasma is straw colored viscous fluid of the blood, and ये blood component है. देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. कंप्लीट द मिसिंग वर्ड इन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्लाज्मा विदाउट डैश इज कॉल्ड सीरम. तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं. सो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम. यानी कि अगर हम प्लाज्मा में से थ्रोम्बोसाइट्स को हटा देंगे और क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देंगे तो इसे हम सीरम बोलते हैं. सो जो फाइब्रिनोजेन एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स को जब हम हटा देंगे प्लाज्मा से तो इसे हम सीरम बोलेंगे. सो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम. देन डैश एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक सेल्स. तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही कराया था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो फैगोसाइटिक होते हैं, फैगोसाइटोटिक होते हैं. दे इनगल्फ द फॉरेन मटेरियल्स. सो न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर, and monocytes transform into macrophages and they are also phagocytic. So monocytes, neutrophils and monocytes are phagocytic in nature. Then eosinophils are associated with, ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि जो बेसोफिल्स हैं वो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, एंड जो eosinophils हैं वो एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं. So eosinophils are associated with allergic reactions. Then dash ions play a significant role in clotting. तो हमने इतनी बार देखा कि जो कैल्शियम आयंस हैं they play a significant role in clotting, क्योंकि ये कोएगुलेशन कैस्केड के बहुत सारे रिएक्शंस में कैल्शियम आयंस का रोल होता है. So these calcium ions they help they help in the coagulation cascade, and they play a significant role in blood clotting. So calcium ions इसका आंसर हो जाएगा. Then हमारा E है, one can determine the heart rate by counting the number of dash in an ECG. तो अगर हमें ECG मिलता है तो हम कैसे हार्ट रेट कैलकुलेट करें? तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसमें हम देखते हैं कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को ही एज अ हार्ट रेट काउंट करते हैं इन ECG. सो अगर हम नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस को काउंट करें तो हम हार्ट रेट पता कर सकते हैं थ्रू एन ECG. सो वन कैन डिटरमाइन हार्ट रेट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस इन एन ECG. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे पूछ रहा है, गिवन बिलो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ECG, लेबल इट्स डिफरेंट पीक्स. तो ये हमने पहले भी किया है कि ECG में हमारा एक पी वेव होता है, एक QRS
कॉम्प्लेक्स होता है एंड एक टी वेव होता है। सो हम लेबल तो कर सकते हैं पहले पी क्यू आर एस एंड टी। सो उसके बाद ये P क्या रिप्रेजेंट करता है? सो P represents atrial depolarization, QRS complex represents ventricular depolarization, and T wave represents ventricular depolarization. सो ये तीन वेव्स हैं हमारे, तीन लेबल्स हैं हमारे P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली T वेव। और इनका हमने देख लिया डिस्क्रिप्शन भी कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेम द वास्कुलर कनेक्शन दैट एक्सिस्ट्स बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर। तो हमें एक वास्कुलर कनेक्शन बताना है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इस कनेक्शन का नाम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो इस सिस्टम से बेसिकली क्या होता है दैट इट इज अ यूनिक वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन हार्ट, लिवर एंड इंटेस्टाइन। तो इससे क्या होता है द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन से सीधा लिवर के पास आता है एंड लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है। सो जो हेपेटिक आर्टरी है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके लिवर तक लेके आती है, पर जो हेपेटिक पोर्टल वेन है it brings deoxygenated blood from intestine to the liver and liver में ये जो substances हैं इन सबका detoxification होता है। जो भी toxic substances आते हैं from the intestine to the liver through hepatic portal vein उनका detoxification होता है in the liver. So hepatic portal system is the unique vascular connection that exists between the digestive tract and liver. एंड जो हेपेटिक आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम हार्ट टू द लिवर, whereas the hepatic portal vein brings deoxygenated blood from intestine to the liver and the detoxification of substances from the intestine takes place in the liver. Then हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Given below are the abnormal conditions which related to blood circulation. हमें इन disorders का नाम बताना है। So acute chest pain due to failure of oxygen supply to heart muscles and increased systolic pressure. So acute chest pain जो है उसका नाम होता है angina pectoris. Angina pectoris जब अचानक हार्ट मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है तो acute chest pain होता है, इसे हम कहते हैं angina pectoris. And increased systolic pressure मतलब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन इंक्रीज्ड सिस्टोलिक प्रेशर को कहते हैं। सो हाई इंक्रीज ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं इन मेडिकल टर्म्स। सो एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू फेलियर ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई विल बी angina pectoris and increased systolic pressure will be hypertension. Then which coronary artery disease is caused due to narrowing of lumen of arteries? So जब lumen of arteries narrow हो जाता है so atherosclerosis जो है ये नाम है डिजीज का जिसमें narrowing of lumen हो जाता है due to deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue. तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन हो जाता है एंड उसकी वजह से जो ल्यूमन है वो ऑब्वियसली किसी ब्लड वेसल में कुछ चीजें अगर जमा होने लगती हैं तो उसका ल्यूमन नैरो हो जाएगा और ब्लड जो है वो कम पास करेगा, यानी एक रेजिस्टेंस होगा फॉर ब्लड टू पास एंड इस डिजीज को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. So which coronary artery disease is caused due to narrowing of lumen of arteries? The disease is atherosclerosis is caused by the narrowing of lumen of arteries. Then define the following terms and give their location. Purkinje fibers and bundle of His. तो ये तो हमें पहले से पता है, हमें बस इनको डिफाइन करना है. सो सबसे पहला आता है हमारा पुरकिंजी फाइबर्स. सो जो पुरकिंजी फाइबर्स हैं
They are the continuation of bundle of His, and they are the impulse conducting fibers which relay the impulses to the walls of ventricles. So ये ventricles तक जो है impulses को पहुंचाते हैं. After the bundle of His, ये हमारा bundle of His है. ये जो पतले पतले फाइबर्स दिख रहे हैं जो वेंट्रिकल्स तक इम्पल्सेस को पहुंचा रहे हैं, ये है हमारे पुरकिंजी फाइबर्स. देन व्हाट इज बंडल ऑफ हिस? बंडल ऑफ हिस एक बंडल जैसा है, फाइबर्स के बंडल जैसा, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एवी नोड. या तो हम इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोल सकते हैं या बंडल ऑफ हिस बोल सकते हैं. सो ये एक बंडल ऑफ फाइबर्स है दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. ये थिक बंडल है, जबकि पुरकिंजी फाइबर्स आर द थिन फाइबर्स which are going into the ventricles. So ये हो गए हमारे पुरकिंजी fibers and bundle of His. Purkinje fibers are the impulse conducting fibers that relay the impulses into the ventricles, whereas the bundle of His originates from the AV node, and it is a thick bundle of specialized fibers that originates from the AV node. अब हमें state the functions of the following in blood बताना है: fibrinogen, globulin, neutrophils and lymphocytes. So हमें इनका functions बताना है. So सबसे पहले हम आते हैं fibrinogens. So fibrinogens क्या है? तो जो हमारे fibrinogens है ये inactive proteins हैं, inactive proteins जो present होते हैं blood में. And ये fibrinogen किस चीज के लिए essential है? So they are essential for forming a clot or a coagulum of a network of threads called fibrin, in which dead and damaged elements of blood are trapped. तो जब भी हमारी blood clotting होती है तो उसका last step होता है conversion of fibrinogen into fibrin. So ये fibrin जो है ये clot formation में help करता है. So फाइब्रिनोजन इनएक्टिव होता है और इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए पूरा एक कोएगुलेशन कैस्केड होता है. एंड अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन, जो कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है. सो पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ और इसी थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, जिससे क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ. सो क्लॉट फॉर्मेशन में फाइब्रिनोजन play an important role. Then comes globulins. So जो globulins हैं they are primarily involved in immunity, यानी कि defense mechanisms of the body. जो भी हमारे antibodies हैं वो हमारे globulin से बने होते हैं. तो they are globulins are involved in immunity. So जो भी हमारा immunity का होगा वो globulins के through होगा. देन हमारा सी है न्यूट्रोफिल्स. तो हमें पता है कि न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी. सो न्यूट्रोफिल्स जो है वो फैगोसाइटोसिस कैरी आउट करते हैं. एंड कोई भी अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उससे वो फैगोसाइटोस करने में हेल्प करते हैं. सो द न्यूट्रोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन फैगोसाइटिक एक्टिविटी इन द बॉडी. उसके बाद हम आते हैं लिम्फोसाइट्स पे. तो लिम्फोसाइट्स भी मैंने बताया था आपको कि दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्सेस इन द बॉडी. तो 2 टाइप्स के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, व्हाइल टी लिम्फोसाइट्स हेल्प इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. And B lymphocytes help in humoral immunity. So humoral immunity and cell mediated immunity जो है हमारे lymphocytes के थ्रू होती है. And lymphocytes they help in regulating the immune responses in the body. Then हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. What physiological circumstances lead to erythroblastosis fetalis? सो जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस है ये कैसे होता है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है. सो मैं आपको बेसिक बताती हूँ सबसे पहले कि ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस ये होता है हमारे RH इनकॉम्पैटिबिलिटी की वजह से. इट अकर्स ड्यू टू RH इनकॉम्पैटिबिलिटी. सो यह होता कब है कि व्हेन RH
जो हमारी RH नेगेटिव मदर है उसका फीटस जो है RH पॉजिटिव है. So RH is also a type of blood group like ABO blood grouping. So rhesus antigen अगर ये present होता है on the surface of red blood corpuscles तो हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, while जिनमें ये नहीं होता उन्हें हम RH नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है. तो जब RH नेगेटिव जो हमारी मदर है उसका बच्चा RH पॉजिटिव होता है, सो फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH antigen of the fetus does not get exposed to the RH negative blood group of the mother in her first pregnancy. First pregnancy में तो exposure नहीं होगा, लेकिन delivery of the first child के समय there is a chance of mixing of maternal and fetal blood. तो जब मैटरनल ब्लड ये मदर का है एंड ये फीटस का है, जब इनका मिक्सिंग हो जाएगा सो कुछ RH पॉजिटिव ब्लड मदर में चला जाएगा एंड मदर में एंटी RH एंटीबॉडीज बन जाएंगे ड्यू टू एक्सपोजर टू दिस RH पॉजिटिव ब्लड. सो अब एंटी RH एंटीबॉडीज बन गए. नाउ ये धीरे धीरे बनेंगे एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में अगर इस RH नेगेटिव मदर को फिर से RH पॉजिटिव बच्चा होता है, सो ये एंटीबॉडीज लीक हो सकते हैं. सो दिस एंटीबॉडीज विल लीक and they'll cause the destruction of fetal RBCs, and this could be fatal to the fetus and cause severe anemia and jaundice, and it may even lead to the death of the fetus. So RH ब्लड ग्रुप होता है जिनमें ये रीसस एंटीजन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है उन्हें हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, एंड जिनमें ये एब्सेंट होता है उन्हें हम RH नेगेटिव बोलते हैं. सो एक RH नेगेटिव मदर को जब भी एक RH पॉजिटिव फीटस कंसीव होता है, सो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी देयर इज अ चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड. मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से मदर में एंटी RH एंटीबॉडीज बन जाते हैं, एंड इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज these anti-RH antibodies can cross the placental barrier and they can enter into fetus, causing the causing destruction of RBCs. ये anti-RH antibodies destruction of RBCs करवा देंगे and it can lead in severe anemia and jaundice in the fetus, and it may even lead to the death of the fetus. ठीक है. तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में फीटालिस occurs due to RH incompatibility, एंड इसमें जो है जो मदर है वो RH नेगेटिव होती है एंड जो फीटस जो है RH पॉजिटिव होता है, एंड उनके ब्लड के मिक्सिंग के वजह से जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में परेशानी आ सकती है. इसीलिए हमें हमेशा ब्लड ग्रुप चेक करना रहता है फीटस का, ताकि हम मदर को अप्रोप्रिएट मेडिकेशन दे सके, सो दैट उन्हें नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी परेशानी ना हो एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस फीटस को ना हो इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज. अभी क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है, explain the consequences of a situation in which blood does not coagulate. तो हमें बताना है कि अगर blood coagulate नहीं होगा तो क्या हो सकता है. So blood coagulation is very necessary, क्योंकि हमें जब भी चोट लगती है तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहां पे एक क्लॉट बन जाता है. तो अगर ये क्लॉट नहीं बनता है so क्या होगा, तो ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए कुछ नहीं होगा. So excess of bleeding होगा and blood will keep flowing. So clotting of blood नहीं होगा तो huge loss of blood हो सकता है. For example, a disease है hemophiliia जिसमें blood coagulation जो है absent होता है. तो अगर blood coagulation absent है तो huge loss of blood हो जाएगा. कोई भी चोट लगे तो excessive bleeding होगी. excessive bleeding होगी तो excessive bleeding के वजह से फाइनली हमें एक्सेसिव ब्लड लॉस के वजह से शॉक हो सकता है, एंड शॉक के वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है. सो अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ये बहुत ही डेंजरस है
because it can lead to excessive loss of blood, and finally the death of the patient can take place. Then what is the significance of time gap in the passage of action potential from sinoatrial node to the ventricle? So हमें पता है कि जब एक्शन पोटेंशियल जो है ऐसे नोड से वेंट्रिकल तक पास करता है तो देयर इज अ टाइम गैप. सो ये टाइम गैप जो है वेंट्रिकल्स को इनफ टाइम देता है इन ऑर्डर टू रिलैक्स. सो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर सकते हैं एंड जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है जब रिलैक्स करते हैं तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम होता है एंड सेमिलुनार वॉल्स क्लोज हो जाते हैं. सो जो अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी है उससे बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता है इनटू द वेंट्रिकल्स बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वॉल्स. सो हमें क्या करना है कि वेंट्रिकल्स को रिलैक्स होने देना है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम करना है, सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो सके ताकि यहाँ का ब्लड यहाँ वापस ना हो जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो. सो जो टाइम गैप है इन द पैसेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम SA node to the ventricle ये हेल्प करता है for ventricles to relax so that there is no backflow of blood into the ventricles. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे जो कि फिर से है ECG में. तो ECG में अगर QRS कॉम्प्लेक्स के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? सो अगर जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स है उसमें उसका इन QRS कॉम्प्लेक्स इज हायर, यानी कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो कुछ ऐसा हो रहा है, टाइम वाइड QRS कॉम्प्लेक्स हो रहा है. तो ये इंडिकेट करता है कि द पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है, यानी कि मायोकार्डियल इंफाक्शन हो रहा है. सो देयर इज नॉट इनफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट का कुछ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, दैट इज डाइंग, दैट इज बिकमिंग एन इंफाक्ट. एंड तो इंफाक्ट जो है यहाँ पे नेक्रोसिस ऑफ मसल होता है, तो उतने इफिशिएंटली हार्ट का कोई पार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो है QRS कॉम्प्लेक्स में टाइम ज्यादा लग रहा है. सो in which time taken by the QRS complex is higher, यानी कि the person is having myocardial infarction or heart attack, and इसके वजह से the time taken in a QRS complex is higher and the person is having a heart attack. So हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, जबकि अगर SP सेगमेंट एलिवेटेड होता तो भी ये मायोकार्डियल इंफाक्शन को इंडिकेट करता. सो अक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन जिसे हम स्टेमी कहते हैं, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन. तो अगर QRS कॉम्प्लेक्स में ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये सजेस्ट करता है कि देयर इज मायोकार्डियल इंफाक्शन टेकिंग प्लेस. Okay, that's all for today. Let's meet in the next session to solve the other questions. Thank you.